फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यसे होंडा चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हो, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए 3000 साइंस के क्वेश्चन। मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन बैंक लेके आया हुआ हूं, जो ग्रुप डी 2018 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन हैं। इसको मैं अपने इस सीरीज़ में पूरा कवर कराऊंगा एमसीक्यूज के माध्यम से, और ये इसका पार्ट 1 है। और हर एक पार्ट में मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराऊंगा डिटेल के साथ। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कहीं से मैं बुक से लिख के आया हूँ, किसी कॉपी से लिख के आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये 100% एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो ग्रुप डी 2018 में पूछे गए थे। और दोस्तों, यकीन मानिए, इससे आपको कुछ फ़ायदा हो ना हो, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर होगा दोस्तों, कि इससे आपको एग्जैक्ट पैटर्न का पता चलेगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, किस टाइप से 2020-21 में जो एग्ज़ाम होने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी के, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं जाने वाला। क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के आएगा, क्योंकि क्वेश्चन 3000 कम नहीं होते दोस्तों, बहुत होते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, तत्वों को किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो उनके परमाणु क्रमांक के आधार पे, उनके परमाणु क्रमांक के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। संयोजकता क्या होती है। संयोजकता देखो दोस्तों, संयोजकता होती है, जैसे आपका सोडियम हो गया, यानी उसका परमाणु क्रमांक आपका 11 होता है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब बाहुला के अनुसार 2 8 1 लिख सकते हैं। तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आपका है 1 है, ये तो या तो त्यागेगा, अष्टक नियम प्राप्त करेगा, या 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तब अष्टक नियम प्राप्त करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन तो ये लेगा नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से त्याग सकता है। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा, वही होती है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता को उसी को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के माध्यम से होता है। ये आपका आंसर सही है। अब आगे बात कर लेते हैं, कोलेनकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है। देखो, कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा ये पार्ट है आपके प्लांट टिश्यू के। प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू भी 3 टाइप के होते हैं, परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं। परमानेंट टिश्यू में पार्ट ए है आपका सिंपल टिश्यू, और सेकेंड है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और सिंपल टिश्यू के ही ये भाग है कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा का काम क्या होता है, मेनली इसका काम यह है कि ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है और लचीला बनाता है, जिसके कारण पौधे मुड़ जाते हैं लेकिन टूटते नहीं है। और स्क्लेरेनकाइमा क्या है, ये आपका होता है डेड सेल। स्क्लेरेनकाइमा आपका डेड सेल होता है, और ये कठोर होते हैं, जैसे कि कोकोनट का आपका वाल हो गया, सुपारी का वाल हो गया, जो कठोर होते हैं। और इस कोलेनकाइमा आपके लिविंग सेल होते हैं, यानी जीवित कोशिका होते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किसी पौधों के वनस्पति भाग होते हैं, किसी पौधों के वनस्पति भाग होते हैं जड़, तने और पत्तियां। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किसको पचाने के लिए शाकाहारी में लंबी आंत की आवश्यकता होती है। तो सेल्यूलोज, इसका आंसर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी आंत की आवश्यकता होती है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का पिगमेंट है, प्लास्टिड आपका 3 टाइप का होता है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है लीकोप्लास्ट, तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्ती हरी होती है। और आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट ये आप इसका पाचन अगर पूछे आपसे कि इसका पाचन कहाँ होता है शरीर में, तो इसका पाचन आपका मुख में होता है। प्रोटीन, इसका पाचन आपका पेट में होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान में रखिए। और प्रोटीन की इकाई आपका पूछे तो न्यूक्लियो आपका अमीनो अम्ल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है। इसका सही आंसर है आपका त्वचा।
एपिथीलियम क्या होता है? ये त्वचा की जो ऊपरी लेयर है इसी को कहते हैं एपिथीलियम। किसी भी प्रकार का चोट या किसी भी प्रकार की हानि से हमको यह बचाता है। यह गुर्दा क्या है? किडनी। किडनी किडनी जो होता है ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? इसका आंसर है स्थिर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुलाब के फूल होंगे? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर है आपका नीले रंग। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नीले रंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? वह हाइड्रोजन बताइए जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। तो इसमें इसका सही आंसर है आयोडीन। हाइड्रोजन में कई तत्व आपके आते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 273 केल्विन का मान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका रदरफोर्ड परमाणु मॉडल अल्फा कण पर प्रभावित किए जाते हैं? इसका सही आंसर है स्वर्ण पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भोजन के पकाने की क्रिया के भोजन को पकाने नहीं दोस्तों, सॉरी, पचाने, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। भोजन को पचाने की क्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसके शक्ति की गणना कीजिए। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है P=1/F। ये आपका मीटर में होता है, सेमी में दिया हुआ है तो ऊपर आपका 100 हो जाएगा, नीचे 25 से डिवाइड कर देंगे तो यह 4 टाइम जाएगा आपका। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 4 डायोप्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अर्ध धातु नहीं है? अर्ध धातु का है दोस्तों, अर्थ नहीं, अर्ध धातु। अर्ध धातु वही होते हैं जो उपधातु होते हैं। तो अर्ध धातु आपके 6 होते हैं, उपधातु 6 होते हैं, जैसे बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन आपका भिन्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है घरों में बिजली संचालित करने वाले वायरों में किसकी कोटिंग की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड को पीवीसी भी कहते हैं। अब ये प्लास्टिक के भाग हैं, तो प्लास्टिक ये आपके प्लास्टिक के भाग है। प्लास्टिक आपका 2 टाइप का होता है मेनली। प्लास्टिक आपका 2 टाइप का होता है। प्लास्टिक आपका 2 टाइप का होता है। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये मुलायम हो जाता है, और बाद में ठंडा कर देते हैं तो ये फिर कठोर हो जाता है। तो ये इसमें प्रॉपर्टी हमेशा पाया जाता है, जब भी गर्म करेंगे मुलायम हो जाएगा, ठंडा करेंगे तो ये कठोर हो जाएगा। तो ये इसमें प्रॉपर्टी हमेशा होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीस्टायरीन हो गया, पॉलीथीन हो गया, एथिलीन हो गया। और अगला होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका ये होता है, थर्मोसेटिंग जैसे सेटिंग में ही निकला है, सेट होना। एक बार इसको गर्म कर देंगे तो ये नर्म हो जाएगा, फिर ठंडा कर देंगे तो ये कठोर होगा, तो इसके बाद फिर गर्म करेंगे तो ये नर्म नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी इसमें हमेशा पाई जाती है। एक बार ये सेट हो गया तो फिर सेट हो गया, इसीलिए इसको ताप दृढ़ बहुलक भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें है बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया। तो ये सब प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बल इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ये आपका पूछ लिया है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। अधातु की बात किया है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु की बात करें तो पारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है पराग ट्यूब का विकास भूमि नहीं भ्रूण अनुकूलन में का एक एग्जाम्पल है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट इसका सही आंसर आपको हो जाएगा स्पर्मेटोफाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लूकोज एक कार्बन का अणु है। ग्लूकोज जैसा कि आप जानते हैं 6 कार्बन का अणु है, C6H12O6। तो ये आपका 6 कार्बन का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन के एग्जाम्पल है। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये आपके हाइड्रोजन ग्रुप के हैं। अब निष्क्रिय गैस क्या है? निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस कहते हैं, शून्य ग्रुप के समूह गैस कहते हैं, और इसको उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है आपका कि जो एक जिनान है तो उसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, उसको छुपा रुस्तम गैस कहते हैं, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करते। इस ग्रुप के तत्वों में जो होते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं, तो ये किसी से क्रिया नहीं करते, लेकिन जिनान जो है वो क्रिया कर लेता है, इसलिए उसको छुपा रुस्तम कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई आपकी होती है धनात्मक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? तो जिसकी आवृत्ति जितनी कम होगी उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी लंबी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? तो सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं, उन्हें अणु नहीं परमाणु कहते हैं। यही आपका गलत आंसर है। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में समूह होते हैं, तो ये आप लोग जानते हैं XY होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? सामान्य दिशा में बल को लगाया है तो सामान्य बल कहेंगे। घर्षण बल कहेंगे जो बल के विपरीत दिशा में लगता है, उसको घर्षण बल कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भोजन के बर्तनों पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक जो होता है टीन से अधिक क्रियाशील होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एटीएम इक्वल टू होता है, एक एटीएम बराबर आपका होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान, ये डायरेक्ट आपका फार्मूला पे ही क्वेश्चन है। इसका फोर्स इक्वल टू होता है आपका मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, त्वरण होता है। तो आपका फोर्स दिया है 980 इक्वल टू मास आपको फाइंड करना है, और त्वरण आपका दिया है 9.8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हल कर लेंगे, 100 kg। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्प से भिन्न है? तो आप देख ही रहे हैं कि H2SO4 अम्ल है, HCl अम्ल है, CH3COOH ये आपके अम्ल है, ये आपके जो है मजबूत अम्ल है। तो MgOH ये इनके विरुद्ध काम करता है। जब हमारे पेट में HCl की मात्रा अधिक होती है तो उसको कम करने के लिए MgOH का यूज किया जाता है एंटासिड के रूप में। एंटासिड के रूप में ये हमारे अम्लीयता को कम कर देता है, अपच को कम कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.10⁻⁻19 कूलाम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है H3PO4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाद के जल में गतिज ऊर्जा। बाद के जल में दोस्तों गतिज ऊर्जा नहीं होती है, आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। बाकी सारे ऑप्शन ए संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा सही है, उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा ये भी सही है, गतिशील कार में गतिज ऊर्जा ये भी सही है, बाद के जल में गतिज ऊर्जा यही आपका गलत आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द से लिया गया है। डैश का रासायनिक आपका लैटिन शब्द से लिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर
पोटेशियम, पोटेशियम आपका कैलियम से लिया गया है। चलिए और बात कर लेते हैं हम कि बहुत से ऐसे धातु है जिनका नाम जो है उसके लैटिन शब्द से लिया गया है, जैसे ओरियम, एयू, एयू आपका हो गया सोना, तो ये ओरियम से लिया गया है। जैसे चांदी हो गया एजी, अर्जेंटम से लिया गया है। जैसे एफई हो गया, तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, फेरम से लिया गया है। इसी प्रकार आपका पोटेशियम भी कैलियम से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? तो कार्य नकारात्मक तभी होगा जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गतिशील वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो आप लोग जानते हैं संवेग इक्वल टू होता है यम भी, तो मास गुणे वेग हो जाएगा। आपका गतिमान वस्तु का संवेग और उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, यही आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित है? तो वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी सही है। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये आपका गलत है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। और सूर्य के कारण ज्वाला, ये भी सही है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्लोएम। जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों, फ्लोएम जो होता है, जो भी फूड हमारा ट्री, जो भी फूड बनाते हैं प्लांट लोग, वो सारे बॉडी में चले जाते हैं फ्लोएम के माध्यम से। और चलिए जाइलम का बात कर लेते हैं। जाइलम क्या होता है? जो भी खनिज लवण होता है जड़ से हमारे पूरे बॉडी में, वो प्लांट के पूरे बॉडी में फैल जाता है, ये जाइलम का काम है। और पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये तो बता चुके हैं हम, प्लांट टिश्यू के भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र है FeCl2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोजी गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह है? तो परमाणु संख्या 92 किसकी है दोस्तों? यूरेनियम की। यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 है, तो ये आपका एकदम सही आंसर है डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? परिपथ में विद्युत धारा को मेजर करता है गैल्वानोमीटर। ए मीटर आपका करंट का यूनिट है। वोल्ट मीटर आपका विभवांतर मापता है, विभवांतर जिसका मात्रक है वोल्ट। और इलेक्ट्रोमीटर आपका विभवांतर प्लस में आवेश, चार्ज को भी मेजर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो साइकिल द्वारा त्वरण की गणना कीजिए। तो अचल पूछा है, तो आपका प्रारंभिक वेग u बराबर आपका 0 दिया है, तो v इक्वल टू गति का फर्स्ट ला लगा देंगे, v इक्वल टू यू प्लस AT। तो a का मान हमको दिया हुआ है, सॉरी v का मान हमको दिया हुआ है, t का मान हमको दिया हुआ है, ये यहाँ से हम निकाल लेंगे आराम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। तो जाहिर सी बात है, आपका पीतल, स्टील, कॉपर सब मेटल है, लकड़ी आपका विषम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवायु श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अवायु श्वसन क्या होते हैं दोस्तों? एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और वायु श्वसन क्या होते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर श्वसन होगी तो इसको वायु श्वसन कहेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन नहीं होगी तो इसको एनएरोबिक यानी अवायु श्वसन कहते हैं। और किण्वन क्या होते हैं? किण्वन जैविक रासायनिक क्रिया है, जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं
और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ये भी आपका एनएरोबिक रिस्पायरेशन है। जैसे एल्कोहल का बनना, शराब का बनना, पावरोटी का बनना, बिस्किट का बनना, ये सब आपके किण्वन के एग्जाम्पल है। और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? प्लांट के अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करना, बाहर निकालते हैं, ये आपका वाष्पोत्सर्जन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका वाटर होता है ये बॉयल होने लगता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है आपका 100 के ऊपर जाएगा तो ये गैसीय अवस्था में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है गैसीय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है टेकीग्लोस के बीच एक संयोजक कड़ी है। तो इसका सही आंसर है रेप्टाइल और मेमल्स, यानी सरीसृप और स्तनधारियों के बीच की ये कड़ी है। चलिए अगले क्वेश्चन। कड़ी क्या होता है कि इसमें दोनों टाइप के गुण पाए जाते हैं, ये दोनों में रह लेगा, इसमें भी इसमें भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंदता का अर्थ क्या है? मंदता का अर्थ आपका है ऋणात्मक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 100 वाट के इलेक्ट्रिक लैंप का उपयोग किया जाता है। 3 दिनों में लैंप द्वारा खपत ऊर्जा की इकाइयों की गणना कीजिए। तो खपत ऊर्जा की इकाइयों की गणना कीजिए, तो जो भी दिए हैं हमारा इसको आपका होता है फार्मूला, लैंप की खपत ऊर्जा बराबर आपका हो जाएगा, जैसे आवर दिया है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डे मल्टीप्लाई वाट से कर देंगे, अपान 1000 करेंगे, क्योंकि किलोवाट प्रति किलोवाट घंटे में होते हैं इसकी यूनिट, तो इसलिए नीचे क्या होगा आपका 1000 होगा। तो जो भी है ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 8 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3 डेज अपान 1000। तो 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 8 3 24 हो गया, तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। इसका सही आंसर है 2.4 यूनिट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल, ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग, तो वायु में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक तभी होगा जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गन्ना सामान्यतः डैश से उगाया जाता है। तो गन्ना सामान्यतः काटते हुए उगाया जाता है, क्योंकि गन्ने को काट देते हैं फिर उग जाता है, काट देते हैं फिर उग जाता है, काट देते हैं फिर उग जाता है, इस प्रकार कई बार उसको उगाया जा सकता है। तो दोस्तों अब हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, इससे हमको जुनून उत्साह मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे होंडा चैनल को। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इसका अगला पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।